आज हम ट्रेड का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और या टैक्स, बेसिक टाइप हो गई रिस्ट्रिक्शन की। ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी या इसे हम कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं। कमर्शियल पॉलिसी और या ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? ऐसी पॉलिसी है जो रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को डील करती है। ठीक हो गया? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, इंटरनेशनल ट्रेड की वो पॉलिसी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और ट्रेड रेगुलेशन को डिस्कस करेगी, इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, या उसको हम कमर्शियल पॉलिसी भी कहते हैं। और ट्रेड या कमर्शियल पॉलिसी का एक टूल है जिसे हम क्या कहते हैं? टैरिफ। टैरिफ क्या है? ये एक मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन है जो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर लगाई जाती है जब गुड एंड सर्विसेज किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो इट्स कॉल्ड टैरिफ। टैरिफ की थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले है स्पेसिफिक टैरिफ, दूसरे को हम कहते हैं एड वोलोरम टैरिफ, और थर्ड है कंपाउंड टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ को हम फिक्स सम पर फिजिकल यूनिट लगाया जाता है। फिक्स सम पर फिजिकल यूनिट पर फिजिकल यूनिट का आपको मतलब समझ समझ आया क्या? फिक्स का मतलब कांस्टेंट जो होता है, यानी कि एक कांस्टेंट अमाउंट पर फिजिकल यूनिट। लाइक हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया? एक गाड़ी पर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि $200 ये फिक्स सम लगेगा। अब गाड़ी चाहे वो सुजुकी है, चाहे वो BMW है, या कोई भी गाड़ी है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया पर यूनिट जो टैक्स होगा फिजिकल यूनिट वो $200 होगा, तो इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक। एडवेलेंट टैरिफ में हम क्या करते हैं? फिक्स परसेंटेज कर देते हैं। फिक्स परसेंटेज ऑफ द गुड वैल्यू। गुड्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज के साथ टैक्स लगेगा। तो यहां हमें वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं था, यहाँ हम फिजिकल यूनिट देख रहे थे। यहाँ हमने फिक्स परसेंटेज यानी कि हमने कहा कि 20% जो बाहर से चीज आएगी उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। अगर वो 1 लाख की है तो 20,000 लग जाएगा। अगर वो 2 लाख की है तो उसके ऊपर 40,000, 3 है तो 60,000। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखना है। थर्ड में क्या हो जाएगा कि जब हम फिजिकली भी चीज को देख रहे हो कि बाहर से जो गाड़ी आ रही है, पर कार $5 टैक्स लगना ही लगना है, गाड़ी छोटी है या बड़ी। साथ उसकी वैल्यू भी देख रहे हैं, और हमने कहा कि 5%
इसकी वैल्यू के ऊपर। अब लमसम भी लग गया, यानी कि जिसे हमने फिक्स या फिक्स सम पर फिजिकल यूनिट कहा था, और फिक्स परसेंटेज ऑफ द गुड एंड सर्विसेज वैल्यू, वो दोनों जब हम टैक्स इंपोज करेंगे तो इट्स कॉल्ड कंपाउंड टैक्स। अब हम ये देखते हैं कि जब टैरिफ लगाया जाता है तो टैरिफ लगाने का क्या इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के ऊपर और प्रोड्यूसर के ऊपर, और कौन बेनिफिट्स में होता है और कौन लॉस में जा रहा है। हाँ जी, ये इसको एनालिसिस करते हैं हम इसका। ये सप्लाई है स्पेसिफिक गुड की, और ये डिमांड, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस है $3, और जो क्वांटिटी है इस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर 30 है। अब हम अपने मुल्क में गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को बाहर से अनाउंस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि फॉरेनर आ गए हमारे पास। उन्होंने कहा कि ये जो चीज आपको $3 की मिल रही है ना, हम $1 की देते हैं। $1 की मिलने की वजह से क्या हुआ, इसको हम SF का नाम दे देते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन। फॉरेन से सप्लाई आने लग गई कि जो आप $3 की गुड्स बना रहे हो ना, हमसे आप $1 की खरीदना शुरू कर दें। जब मार्केट में आई तो उसके डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। ये लेट 70 पर, और जो सप्लाई है वो 10 पर आ गई। अब कंज्यूमर का तो सरप्लस पहले ये था सिर्फ ये वाला एरिया, अब कंज्यूमर सरप्लस ये बहुत ज्यादा हो गया। प्रोड्यूसर को लॉस हुआ, जाहिर सी बात है। प्रोड्यूसर पहले 30 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब क्या हुआ, 10। आपकी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर मैं ना 100% एड वलोरम टैरिफ लगा देती हूँ। 100% का मतलब क्या है कि जो चीज $1 की है वो $2 की होगी, या 100% एड वलोरम टैरिफ लगा। और ये किसके साथ हो गया, टैरिफ के साथ। अब जब इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड ये कम हो जाएगी। डिमांड रह गई इसकी 60, और जो सॉरी से 50 का, और ये 20 डोमेस्टिकली सप्लाई। अब टैरिफ लगाने से क्या हुआ कि जो कंज्यूमर का सरप्लस पहले ये था, अब वो कम होकर क्या रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया, ये और ये रह गया। पहले ये भी कंज्यूमर सरप्लस था, ये वाला एरिया, ये ये। अब कंज्यूमर सरप्लस किस में कन्वर्ट हो गया, कंज्यूमर सरप्लस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोड्यूसर सरप्लस में, ठीक हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर पहले 10 सप्लाई कर रहे थे, अभी 20 है, प्रोड्यूसर को चला गया। ये पहले 20, टोटल डिमांड कितनी है 50, गवर्नमेंट कितना जो प्रोड्यूसर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 20, तो 30 क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक क्वांटिटी के ऊपर $1 हमें मिल रहा है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो 1 है,
प्राइस क्या हो गई, 2 हो गई। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1, $30 रेवेन्यू आ रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस कुछ हिस्सा ये वाला, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी डैश। ए बी सी डी डैश तो प्रोड्यूसर को चला गया, इसका नाम दे देते हैं सी डी ई एफ जी। जो ये हिस्सा है बी एफ जी, बी एफ जी ई, ये जो हिस्सा है जी ई बी एफ, ये सारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। और ये जो है, ये जो आपको नजर आ रही हैं ट्राइंगल्स, इट्स कॉल्ड डेड वेट लॉस। इट्स कॉल्ड डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से जो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आती है। आप प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, पहले 70 प्रोड्यूस हो रहा था, अब प्रोडक्शन 50 पर रह गई है, जिसमें से 30 इंटरनेशनली है, 20 डोमेस्टिकली है। तो कुछ रिसोर्सेज अनयूटिलाइज हो गए, जिसकी वजह से जो वेलफेयर है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इट्स कॉल्ड, जब रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज ना हो, ठीक हो गया, तो इट्स कॉल्ड डेड वेट लॉस। समझ आ गई बात। तो यही हमारा टैरिफ का एनालिसिस है कि जो चीज बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, पहले वो ट्रेड फ्री थी, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा। टैक्स लगाने से किसने सफर किया? टैक्स लगाने से जो सफर किया वो कंज्यूमर ने किया। कंज्यूमर का जो सरप्लस था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ प्रोड्यूसर को चला गया, कुछ गवर्नमेंट को चला गया, और कुछ इकोनॉमिक एफिशिएंसी के हिस्से में आ गया। ठीक हो गया। तो जी ये है एनालिसिस हमारा उसका टैरिफ का। अब ये होता है कि हम लाइफ में देख रहे होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में या इन द रियल वर्ल्ड, कि जो गवर्नमेंट होती है ना, बाहर से 2 तरह की चीजें मंगवा रही होती है। एक होती है फाइनल गुड्स, एक होती है रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स में आपको कह देता हूँ, जैसे सर्दियां हैं, तो जो कोट है वूल का, वो फाइनल गुड है। और जो इसका रॉ मटेरियल है ना, वो वूल है। और ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी हुई है, वो वूल बनाती, वो बनाती है, वूल की कॉर्ड बनाती है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा वूल पाकिस्तानी भी है, और बाहर का वूल भी आया हुआ है चाइना का, वो भी वूल के कोड सेल कर रहे हैं। और जो वूल है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, ये इधर फैक्ट्री में आ रही है। अब जो मुल्क है ना, जो चाइना यहाँ के हमारा वूल बेच रहा है, उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, फाइनल गुड्स के ऊपर। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के ऊपर हम टैरिफ लो रखेंगे, या हम इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब हम वूल के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, वूल के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो ये हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक हो गया। और फर्ज करें, जो टैक्स ना लगाने से ये $80 की कॉस्ट आ रही है, अभी टैक्स नहीं लगाया मैंने वूल के ऊपर, और ये मार्केट के अंदर कितने का बेच रहा है? $100 का बेच रहा है। जो चाइना वाला है, उसको, वो भी, उसकी भी कॉस्ट कितनी आ रही है? $100 ही आ रही है। $100 का वो बेच रहा है, कॉस्ट हमें उसकी नहीं पता। और जब वो चाइना इधर आता है ना, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? 10% टैरिफ लगा देते हैं 1 टन की प्रोडक्ट होगी। ठीक हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ? अब जो हमारा कंज्यूमर था, जो हमारा प्रोड्यूसर था, उसकी जो प्राइस जिसके ऊपर वो सेल रहा है, वो कितनी है? 100 है।
और जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, 20 है। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड, हम कहते हैं वैल्यू एडेड। यानी कि वो 20 के मार्जिन से अपनी गुड्स को सेल कर रहा है, ये उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर ये 81 भी हो जाए, कॉस्ट 82 भी हो जाए, 83 भी हो जाए, फिर भी वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको सेव हो रहा है। अगर मार्केट की प्राइस 110 हो जाती है, क्यों 110 हो जाती है, कि ये बाहर से आ रही हैं गुड्स, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने 100%, 10% लगा दिया। अब ये भी 110 का फर्ज करें सेल करें, इम्पोर्टेड भी 110 की सेल हो, तो पहले इसकी प्रोटेक्शन इसको कितनी मिल रही थी, पहले इसको प्रोटेक्शन मिल रही थी 20 की। ठीक हो गया, कॉस्ट ये थी और प्राइस वो थी 100 थी। अब टैरिफ उनकी गुड्स के ऊपर लगा, तो यहां से 10 की हमें टैरिफ, 10 की प्रोटेक्शन और हो गई। पहले इसकी प्रोटेक्शन थी ये 20, अब कितनी हो गई है, 10 और ऐड हो गई है। अभी 100 की नहीं है, बल्कि कितनी हो गई है, 110 हो गई है। तो 10 डिवाइडेड बाई 20, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50%। तो 50% प्रोटेक्शन मिल गई। तो पढ़ाना क्या है मैंने आपको, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या बताता है कि अगर आप जो बाहर से फाइनल गुड्स आ रही हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो आपका जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे हमने फाइनल गुड्स के ऊपर प्रोटेक्ट लगाई, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको प्रोटेक्शन मिल गई। अगर हम रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर टैक्स लगाने से ये जो कॉस्ट 80 है ये 90 पे चली जाएगी, 100 पे चली जाएगी। तो क्या होगा, जो उसकी वैल्यू एडिड है, आपका जो प्रोड्यूसर है डोमेस्टिक, उसकी वैल्यू एडिड कम होती जाएगी और जो प्रोटेक्शन है वो भी कम होती चली जाएगी। इसको हम एक मिसाल के जरिए अब समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा टेढ़ा सा टॉपिक है, बच्चों को जरा देर से समझ आता है, पर इतना मुश्किल नहीं है ये। वो कहता है कि सपोज डैट कि एक इकोनॉमी है, इसका फार्मूला होता है जी इक्वल टू रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन का टी। टी शो कर रहा है टैरिफ ऑन फाइनल कमोडिटी। ए आई भी कॉस्ट और प्राइस रेशो है। टी आई शो करेगा रॉ मटेरियल के ऊपर जो आप टैरिफ लगा रहे हैं, ए। सपोज दैट ये जो इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्टेड वूल थी ना, उसका जो कॉस्ट आती है ना वो $80 है। एंड सपोज आल्सो फ्री ट्रेड प्राइस एंड द सूट इज $100। जो इससे कोट बना था, जो इसकी प्राइस है वो कितनी है, $100। और जो बाहर से कोट आ रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हुआ है वो 10% है, 0.1। ठीक हो गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस रेशियो निकाल लेनी है, जो ए को शो करेंगे। 80 की कॉस्ट आ रही है, 100 का हम सेल कर रहे हैं, तो ये आ गया 0.8। इसमें वैल्यूज में इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। चीज को टैरिफ कितना लगा रहा है बाहर वाली के ऊपर, 0.1 यानी कि 10%। ये कितना है, 0.8 है कॉस्ट प्राइस वैल्यू रेशो। और अभी इंपोर्टेड जो गुड आ रही हैं उनके ऊपर हमने, जो वूल आ रही है उसके ऊपर हमने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। 1 - 0.8, 0.1, 0.2। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.5। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% प्रोटेक्शन मिल रही है। लेट अब हम क्या करते हैं कि जो ये है ना, जो 0% था, इसके ऊपर हम 5% टैक्स लगा देते हैं। जो बाहर से अब आएगी, अ, वो आ रही है, वो जो बाहर से आ रही है ऑस्ट्रेलिया से,
उसके ऊपर भी हमने 0.5% टैक्स लगा दिया। टी तो हमारा पहले ही वही चल रहा है, 0.1 माइनस 0.8 कॉस्ट प्राइस रेशियो। ये जो जीरो था, ये क्या हो गया, 0.5। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा मफी 0.04 और 0.2। 0.1 में से 0 पॉइंट ये निकालने के बाद ये आ जाएगा 0.6, 0.2, और इसको जब डिवाइड किया तो प्रोटेक्शन रह गई 30%। यानी कि जो पहले हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर 50% सिक्योर था, अब वो कितना सिक्योर रह गया है, 30%। अगर इस पे भी हम 10% लगा देते हैं, यानी कि हमने डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी। फाइनल गुड्स जो बाहर से कोर्ट आ रहे हैं उसके ऊपर भी 10%, जो बाहर से ऊन आ रही है उसके ऊपर भी 10%। 0.1 माइनस 0.8, 0.1, 1 माइनस 0.8, 0.1 माइनस माइनस ये आ जाएगा सारा 0.08, 0.2, और ये आ जाएगा 0.02, 0.2, और ये 0.1, और ये इसको 10%। अब आप ये देखें कि जब हमने वूल के ऊपर, ऊन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया था, तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था वो 50% प्रोटेक्शन फील कर रहा था, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम थी। अब जब बाहर से वूल आ रही है उसके ऊपर हमने यहाँ 5% लगा दी, उसकी प्रोटेक्शन कितनी रह गई, 30%। अगर हमने बाहर से आने, हालांकि वो और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ यही चेंज कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो हमें ये बताता है कि आप अगर रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो वो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित होगा। हाँ, फाइनल गुड्स के ऊपर लगाएं, इसके ऊपर आप 10%, 20%, 30% जितना टैरिफ बढ़ाते जाएंगे, जो आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो इससे सिक्योर होगा। और अगर इस पे लगाओगे, लगाएंगे हम ज्यादा, तो इससे वो क्या हो जाएगा, इनसिक्योर होगा। तो इट्स कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक हो गया। अब हम एनालिसिस करते हैं कि जब टैरिफ स्मॉल नेशन के ऊपर लगाया जाता है तो क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, और जो लार्ज नेशन है उसके ऊपर लगाया जाए तो क्या इम्पैक्ट। टैरिफ इम्पोज बाय स्मॉल नेशन, स्मॉल नेशन ने टैरिफ इम्पोज कर दिया तो उसके इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या होता है। ये जी हमारी है स्मॉल नेशन, नेशन टू। ये प्रोड्यूस कर सकती है 140 ये, और 80 ये। यहाँ पर थे हम, और यहाँ पर इसने स्पेशल है, यहाँ पर अटारकी पॉइंट था, अटारकी पॉइंट से ये इधर चली गई थी, स्पेशलाइजेशन इसने की थी 120 की और 40 की, जिसमें से इसने कुछ दे दिया था वाई नेशन वन को। और इसके पास जब वो आया तो इसे ये मिले थे 60, तो ये 100 पर पहुंच गया था। और ये हमारा ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात पुरानी है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि 60x इक्वल टू 60y, 1x इज इक्वल टू 1। नेशन, नेशन क्या करती है, टू
100% एड वलोरम टैरिफ इम्पोज कर देती है किसके ऊपर? एक्स कमोडिटी। पहले एक्स $1 की एक्सपोज डेट, अब ये कितने की हो गई? $2 की। पहले जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इसको इतना प्रोड्यूस कर रहा था, सिर्फ 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, इस वजह से प्रोड्यूस कर रहा था कि इसकी प्राइसेस क्या है, यहाँ पर कम है, और साथ जो इनके पास फैक्टर ऑफ अबंडेंट और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हमने पढ़ी, उसके पीछे वो भी थ्योरी है। अब जब इसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो क्या कर देंगे? एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे और वाई की प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? कम कर। यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि अब ये बहुत सारा इन्होंने खुद भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 30Y और 30X के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टैरिफ लगाने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। क्यों? टैरिफ लगाने से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गई। अब बाहर से आएंगे हमारे पास, बाहर को वालों को देंगे हम 30Y देंगे, ये दे देंगे, उसके बाद ले आएंगे 30X। अब जो 30X है वो कंज्यूमर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि टैरिफ लग चुका है। 15X जाएगा कंज्यूमर के पास और 15X जाएगा गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स। गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ये कंज्यूमर के पास। अब ये देखें, यहां से हमने ईमानदारी के साथ 30Y दे दिया। जब वो आया इधर, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने पहुंचे? 15X। इन दोनों लाइन्स को मिला। IC2 डैश। अब यहाँ पर स्लोप क्या है? राइज ओवर रन 30/15 तो पहले प्राइसेस क्या थी? PX/PY 1/1, और अब क्या है? 2/1। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ये 15X है, गवर्नमेंट क्या करेगी इसका? गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कंज्यूमर के ऊपर ही खर्च करेगी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं उसका 15X का जो इम्पैक्ट है वो 15 ही रहेगा। ये फंडा गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। जो कंज्यूमर की ये बजट लाइन ये आगे शिफ्ट हो गई और यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पर आ गया IC2 ट्रिपल डैश। अब ये जो प्राइसेस है इसके कंट्री में ये 2 हो गई। ये स्लोप मैंने भी आपको बताया, इसकी स्लोप क्या 2 है। ये 30 है राइस और रन गैप 15 है, 30/2 ये हो गई 2 हो गई। अब ये इसकी डोमेस्टिक प्राइसेस चेंज हुई है, जो वर्ल्ड प्राइसेस है वो वहीं पर ही है 1/1 इस ब्लैक स्लोप। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? इस पिछले चैप्टर में हमने स्टॉपलर स्म्यूलसन थ्योरम थ्योरम पढ़ा। स्टॉपलर स्म्यूलसन थ्योरम, स्टॉपलर स्म्यूलसन थ्योरम, उसमें हमने ये पढ़ा था जब HUS मॉडल पढ़ा था, हेक्चर वो था प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। उसमें ये हुआ था कि जो स्कार्स रिसोर्सेज थे और जो अबंडेंट रिसोर्सेज थे उनके दरमियान जो वेज का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैप था ना, वो कम हो गया था। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्स स्कार्स है, अब ये एक्स की डिमांड फिर बढ़ गई और एक्स की डिमांड बढ़ने से इनकी वेजेस बढ़ जाएंगी। वहाँ रेट ऑफ दोबारा जो हमने स्टॉपलर सिमुलेशन थ्योरम में
पढ़ा था कि जो डिस्पैरिटी है इकोनॉमी के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक हो गया, बिटवीन द नेशन जो ट्रेड कर रही होती हैं। पर टैरिफ लगाने से, जो स्टॉकनर सिमोनसन ने बात की थी, दोबारा डिस्पैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेट होगी। तो ये इसका एनालिसिस है समान। अब आ जाता है लार्ज नेशन केस। लार्ज नेशन केस में भी हम नेशन टू को ना लार्ज नेशन कंसीडर कर रहे हैं, पर इसका जो एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं ऑफर करके। ये है जी नेशन वन का ऑफर, और ये है नेशन टू का ऑफर। इसको लार्ज नेशन कंसीडर कर लिया इधर। इक्विलिब्रियम प्राइस है जी। यहाँ पर कितना एक्स, इतना। हुआ क्या कि नेशन टू ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने से क्या होगा, ट्रेड जाहिर सी बात है कम होगी, तो ऑफर कर दिया अंदर की तरफ रोटेट हो। अब जो इक्विलिब्रियम है, जैसे अगर ये समान लेशन होती तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता, 30x इक्वल टू 30y, जैसा पिछला केस पड़ा है, इधर इक्विलिब्रियम आ जाना था। पर यहां पर जो इक्विलिब्रियम है, वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों इंडिफरेंस का, नेशन वन का और ये नेशन टू जो लार्ज नेशन है, नेशन टू का ये जो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इधर इक्विलिब्रियम आ जाए। ये क्या करेगा, 50x लेगा, उसके बदले 40y। वहां पर क्वांटिटी इस्तेमाल नेशन में एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हुआ था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डिक्रीज हुआ था, ठीक हो गया, पर एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हुआ था और वर्ल्ड प्राइसेस भी इफेक्ट नहीं हुई थी। इधर इक्विलिब्रियम आ गया, इधर इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे प्राइस एक्स प्राइस वाई थी 1/1। अब इधर क्या है, इधर स्लोप क्या बनेगी, 40/50, 0.8, यानी कि जो वर्ल्ड प्राइसेस हैं वो इफेक्टेड होंगे। अब इसके पास इधर भी सेम वही सिनेरियो है, इसके पास 50y आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है, जो वहां से 50x आएंगे कंज्यूमर के पास, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चला जाएगा। जाहिर सी बात है, कंज्यूमर जो गवर्नमेंट के पास गया है, तो गवर्नमेंट ने भी जो स्पेंड करना है वो बाद में इन्हीं के ऊपर करना है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर भी देखें, डोमेस्टिक प्राइसेस, टीडी डोमेस्टिक प्राइसेस 25 ओवर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 40, ये तो 40 है ना, 40 ओवर यहाँ पर ये 25, 25 ये आ जाएगा 1.6, ठीक हो गया। अब इसको देखें हम कि ये टैरिफ लगाने से, टैक्स लगाने से वर्ल्ड प्राइसेस भी इफेक्ट हो गई, इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि ये तो
नेशन वन के लिए है ना, हमने तो नेशन टू को लार्ज कंसीडर किया हुआ है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 1 पॉइंट, ये बन जाएगा 1.25, 1.25, यानी कि ये जो 0.8 है ये टर्म ऑफ ट्रेड है नेशन वन का। और नेशन टू का टर्म ऑफ ट्रेड है, यानी इनका है पी, नेशन वन का PX/PY। तो यहाँ पर क्या है 40/50, और ये रिलेटिव प्राइसेस आ गई। अगर मैंने दूसरी नेशन का टर्म ऑफ ट्रेड निकालना है इससे जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं। अब जो है नेशन टू, जिसको हमने लार्ज नेशन यहाँ कंसिडर किया हुआ है, वो उसका टर्म ऑफ ट्रेड आप देखेंगे वो इंप्रूव हो गया, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, जो मेटजेलर, इसमें एक मेटजेलर पैराडॉक्स भी है, वो बस मैं आपको मेटजेलर पैराडॉक्स, मेटजेलर पैराडॉक्स जो भी स्टोपलर सिमुलसन पैराडॉक्स पढ़ा था उसका ऑपोजिट है, जो वो कह रहा था मोर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा लार्ज नेशन के केस में। तो लार्ज नेशन ने जो टैरिफ लगाया है उससे क्या होगा कि इनका टर्म ऑफ ट्रेड तो इंप्रूव हुआ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया। अब अपने ने ये देखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से जो लॉस हुआ है क्या टर्म ऑफ ट्रेड उसको पूरा कर रहा है या नहीं। अगर पूरा कर रहा है, यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड ज्यादा इंप्रूव हुआ है और लॉस कम हुआ है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से, तो इसको हम ऑप्टिमम टैरिफ कहते हैं। ठीक हो गया, ऑप्टिमम टैरिफ यानी कि ऐसा टैरिफ जो आपका टर्म ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करे और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के ऊपर कोई इतना नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, तो इट्स कॉल्ड ऑप्टिमम टैरिफ। एक होता है प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ ऐसा टैरिफ होता है जिसमें आपको लॉस ज्यादा हो, बेनिफिट्स कम हो, दोनों नेशन दोबारा टैरिफ लगाते लगाते अटार की पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो इट्स कॉल्ड प्रोहिबिटिव टैरिफ इसे कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये चैप्टर एंड हो गया। तो मैं दूसरा लिंक भी भेज रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आज हम इसको वाइंड अप करते हैं।